हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है केवीएस की 15,000 प्लस वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। तो उस अकॉर्डिंग्स में हम आप लोगों के लिए यहाँ पर डेमो वीडियो लेकर आ रहे हैं फॉर द पीजीटी एंड द टीजीटी के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, तो उस हिसाब से आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे बायोलॉजी डेमो प्रेजेंट करने जा रही हूँ फॉर स्पेसिफिक ऑफ द पीजीटी एंड टीजीटी पोस्ट। ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जो वैकेंसीज निकली हैं बहुत टाइम बाद आ रही हैं आप लोगों के पास वैकेंसीज, और इसको ग्रैब करने के लिए आपके पास इतना अच्छा मौका और कभी नहीं आ सकता है। तो देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आ रही हूँ वो लेके आई हूँ यहाँ पर आपके पास बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन से टॉपिक लेकर आई हूँ। तो ब्लड सर्कुलेशन से मैं आप लोगों के पास टॉपिक लेकर आई हूँ आज का। सो देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जब भी हम लोग बात करते हैं ब्लड के बारे में हम लोग जब भी डिस्कस करेंगे ब्लड का मतलब क्या होता है आपके पास, जिसको हम बोलते हैं खून ही बोलते हैं हम इसे। तो ब्लड को बनाने के लिए भी आपकी बॉडी में एक प्रोसेस चल रहा होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमियोपोइसिस। तो याद रखना, जो आपके पास ब्लड का फॉर्मेशन प्रोसेस होता है, दैट इज दी फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, इस प्रोसेस को हम क्या नाम बोलते हैं यहाँ पे? हीमियोपोइसिस का नाम देंगे। इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे हीमियोपोइसिस। तो यहाँ पर जो ब्लड की फॉर्मेशन होगी उसको हमने क्या नाम दे दिया? यहाँ पे हीमियोपोइसिस का नाम दिया। और एक चीज याद रखना, जब हम लोग बात करते हैं हीमियोपोइसिस प्रोसेस के बारे में, आपकी बॉडी में ब्लड तो बन रहा है, लेकिन वो ब्लड बनेगा कहां पर? वो बनेगा हमेशा बोन मैरो में। ये ब्लड की फॉर्मेशन और आई कैन से हीमियोपोइसिस प्रोसेस कहां पर होगा आपके पास? बोन मैरो में होता है। तो यहां से तो आपके पास डायरेक्ट कुछ अलग अलग टर्म्स हैं जो आप लोगों के लिए आती हैं यहाँ पे, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई हैं, बट द फैक्ट इज कि आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि कहां पे बन रहा है। जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्लड के बारे में, हमारे पास जो सेकंड कॉन्टेक्स्ट में आपको चीज याद रखनी है कि ब्लड बना कैसे है, वो आपको पता लग गया। दूसरी चीज, ब्लड है क्या? खून बोल रहे हैं हम, बट आपको पता है ब्लड एक तरह का टिश्यू भी है। और वो कौन से टाइप का टिश्यू है? इट इज दी कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का भी नाम बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ब्लड क्या है आपके पास? इट इज दी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो, यहां से आपके पास दो क्वेश्चन तो एज इट इज आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जो आपको समझ आने चाहिए। पहली चीज तो कि ब्लड क्या है आपके पास? ये एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। दूसरी चीज जो आप याद रखोगे यहाँ पे कि ब्लड की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? हीमियोपोइसिस बोलते हैं, जो कि कहां पे होगा? बोन मैरो में होगा यहाँ पे। अब अगली चीज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जो कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, कि ब्लड आपके पास कौन कौन सी चीजों से बना होता है। ब्लड आपके पास यहाँ पर बेसिकली दो चीजों से बना होगा, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। शुरू करते हैं यहां से। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, आपके पास जो ब्लड होता है वो दो चीजों से मिलके बना होता है। यहाँ पे ब्लड आपके पास दो चीजों से मिलके बना होता है। पहली चीज कौन सी होती है? दैट इज दी प्लाज्मा। दूसरा आ जाता है आपके पास यहां पर सेलुलर एलिमेंट्स। तो ब्लड आपके पास यहाँ पे दो चीजों से मिलके बना है, प्लाज्मा एंड दी सेलुलर एलिमेंट्स, जिसे हम नाम दे रहे हैं। देखो, जब भी हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं, जब भी हम सेलुलर एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो हम इन दोनों के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ये कौन कौन सी चीजों से मिलके बने होते हैं आपके पास। अब देखो,
जो आपके पास सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 45%। ब्लड के अंदर सेलुलर एलिमेंट्स की परसेंटेज 45% होती है, एंड जो प्लाज्मा की कंसेंट्रेशन होती है दैट इज फॉर अबाउट 55% इन द ब्लड। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपके पास यहाँ पे सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं, सेलुलर एलिमेंट्स में नाम से ही आपको पता लग रहा है किसके बारे में बात करी जा रही है, यहाँ पे सेल्स के बारे में बात करी जा रही है। तो ये जो सेलुलर एलिमेंट्स होंगे ये आपके पास यहाँ पर 3 तरह के हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। पहला कौन सा आ जाता है आपके पास यहाँ पे, दैट इज दी आरबीसीज, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, और जो इसका साइंटिफिक नेम है दैट विल बी दी एरिथ्रोसाइट्स। और जो सेकंड आ जाते हैं आपके पास डब्ल्यूबीसीज, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ल्यूकोसाइट्स का नाम देते हैं। फिर अगले आ जाते हैं आपके पास यहाँ पे प्लेटलेट्स, जिनको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट विल रेफर टू एज दी थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये थे आपके पास सेलुलर एलिमेंट्स। सेलुलर एलिमेंट्स यहाँ पे 45% है, ब्लड के अंदर इंक्लूड होते हैं। नाम से पता लग रहा है कि सेल्स कौन कौन से हैं, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज और आपके पास आ जाएंगे थ्रोम्बोसाइट्स। यहाँ पर आपके पास यहाँ पे जो प्लाज्मा रीजन होगा, सेलुलर एलिमेंट्स को हमने पूरा डिटेल में डिस्कस करना है, बट द फैक्ट इज जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ प्लाज्मा के बारे में साथ साइमल्टेनियसली हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, जो आपके पास यहां पे ये प्लाज्मा रीजन है, ये 55% है, 55% है, इसका मतलब यहां पर प्लाज्मा बेसिकली 2 चीजों से मिलके बना होता है। पहली चीज होती है वाटर, दूसरी चीज जिससे मिलके बना हुआ है प्लाज्मा दैट विल बी दी प्रोटीन्स। इन दोनों को मिलाकर आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे प्लाज्मा बनता है यहाँ पे। अब यहां पर इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, अगर आप देखोगे 91% आपके पास क्या होता है, यहाँ पर पानी प्रेजेंट होगा प्लाज्मा में, और जो प्रोटीन्स की कंसेंट्रेशन होगी दैट विल बी फॉर अबाउट दी 7%। जो आप याद रखोगे, प्रोटीन्स की कंसेंट्रेशन होगी आपके पास यहाँ पे 7%, और आप लोगों के पास यहाँ पर जो प्रोटीन्स की मात्रा है जो कि 7% है। यहां से अब आपके पास अगला क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर देखने मिलते हैं आपको। पहला कौन सा होता है आपके पास यहाँ पे, एल्ब्यूमिन्स। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, ग्लोबुलिन्स। जो तीसरे प्रोटीन्स होंगे आपके पास वो होंगे यहाँ पे फिब्रिनोजेंस, and the other protein that will be the immunoglobulins। अब ये सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लाज्मा रीजन में देखने को मिलते हैं आपको। तो इन सारे प्रोटीन्स के अलावा और वाटर के अलावा प्लाज्मा में कुछ आयंस भी होते हैं, कुछ आपके पास ग्लूकोज भी होगा, एमाइनो एसिड्स भी होंगे, अलग अलग कैटेगराइजेशन होती है। तो यहाँ पे इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पानी और प्रोटीन्स के अलावा इसके अंदर और क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, प्लस आपके पास यहाँ पे ग्लूकोज होंगे, कुछ अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आयंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके पास के पॉजिटिव, सोडियम आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, ये सारे के सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ द प्लाज्मा। तो यहाँ पर आपको एक चीज तो यहाँ से क्लियर होगी है कि प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है, पानी और प्रोटीन्स के अलावा यहाँ पर कुछ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, और वो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास कौन से होंगे, के पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। इवन आपके पास यहाँ पर कुछ गैसेस भी होती हैं, वो भी प्लाज्मा रीजन में प्रेजेंट होंगी यहाँ पे। तो ये तो थी आपके पास प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन जो हम लोगों ने डिस्कस करी कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। एंड एडिशन टू दिस आप लोगों को यहाँ पर
अब इन चारों के चारों प्रोटीन्स के फंक्शन बताऊंगी जहां से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? जो हम लोगों ने डिस्कस करा कि ब्लड आपके पास दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और सेल्यूलर एलिमेंट्स। प्लाज्मा वाला पोर्शन किससे बना होता है आपके पास? वाटर, प्रोटीन्स और साथ में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स प्लस इलेक्ट्रोलाइट से बना होगा। और जो आपके पास सेल्यूलर एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास यहाँ पे तीन तरह के होते हैं, दैट इज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, जिनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड दी थ्रोम्बोसाइट्स, जिसके बारे में हमने बात करी है। अब जो हम लोगों ने यहां पे एक और चीज जो डिस्कस करनी है, जो मैंने आपको प्रोटीन्स बताए हैं यहां पर, उनके बारे में हम लोगों ने बात करनी है। मैंने पहला प्रोटीन आप लोगों के साथ डिस्कस करा है यहां पे, एल्ब्यूमिन्स। तो हम यहां पर सबसे पहले एल्ब्यूमिन्स के बारे में बात करते हैं। एल्ब्यूमिन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, इनका मेजर फंक्शन क्या होता है? ये ऑस्मोसिस में हेल्प करते हैं। सो दे हेल्प इन दी ऑस्मोटिक बैलेंस। इसका मेजर फंक्शन होगा किसमें? ऑस्मोटिक बैलेंस में। रही बात आपके पास यहाँ पे जो सेकेंड प्रोटीन होगा वो कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी दी ग्लोबुलिन्स, जो हमने डिस्कस करा। ग्लोबुलिन्स का जो मेजर फंक्शन होता है दैट विल बी दी डिफेंस मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई फॉरेन एंटीजन आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करेगा तो उस टाइम पर आपके जो ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स होंगे वो एकदम से एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इनका रोल किसमें होगा? दे हेल्प इन दी डिफेंस मैकेनिज्म। इसका रोल होगा किसमें? डिफेंस मैकेनिज्म में होगा। और अगला नेक्स्ट प्रोटीन देखो, एल्ब्यूमिन हमने बात कर ली कि एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है। ग्लोबुलिन्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि ग्लोबुलिन्स का क्या फंक्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फिब्रिनोजेन के बारे में। याद रखो, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे फिब्रिनोजेन्स के बारे में, फिब्रिनोजेन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनका मेन रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। जब आपके चोट लगती है तो उस टाइम पर ब्लीडिंग को रोकने के लिए वहां पे जो प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है दैट इज द फिब्रिनोजेन। दैट इज वाई इसका फंक्शन क्या बना? दैट इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। इसका रोल कहां पर होगा? ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में होगा। ये तो ये आपके पास यहाँ पर तीन मेजर प्रोटीन्स हमने जो डिस्कस करे। इसके अलावा जो मैंने आपको एक और बताया था वो कौन सा था? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसके बारे में हम बात करते हैं। सो देखो, जब भी हम यहां पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, नाम से पता लग रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, मतलब वो एक तरह से एंटीबॉडीज हैं जो आपकी बॉडी में लड़ेंगी, फॉरेन पार्टिकल से लड़ने का काम भी जानती हैं और आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगी। और प्लस यहां पर आपको नाम से ही क्लियर होती है एक चीज कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम में ही तुम्हारे पास क्या आ रहा है? इम्यूनो। इसका मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स का कहां पे रोल होगा? आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा ये। सो इट हेल्प्स इन दी इम्यून सिस्टम, दैट इज इम्यूनिटी को ये क्या कर देगा? स्ट्रॉन्ग करेगा यहां पे, जो आपको याद रखना है। तो ये थी सारी चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस करी। तो ये हम लोगों ने बात करी कि प्रोटीन्स का क्या रोल होता है। तो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उन सारे प्रोटीन्स के फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, जहां से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी जहां से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर अगली चीज, जो आपके पास यहाँ पे पानी प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ द प्लाज्मा, जो प्लाज्मा के अंदर वाटर होगा, उस वाटर का काम क्या होता है? ये जो वाटर प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ द प्लाज्मा, उसका काम क्या होगा? यहां पर पहला काम एब्जॉर्ब भी करता है हीट को, दूसरा काम ट्रांसपोर्ट भी करता है हीट को, तीसरा काम जो यहां पर होगा हीट रिलीज भी करेगा। तो वाटर का काम क्या होगा यहां पर? इट विल एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज दी हीट। एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज दी
हीट। ये फंक्शन किसका हो जाएगा यहां पर आपके पास, दैट इज ऑफ द वाटर, जो हमने डिस्कस करा। अब अगला देखो, यहां पर एक और चीज है जो प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन में लाई करता है, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनका भी तो कोई रोल है ना यहाँ पे, तभी ये काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल होता है आपके ब्लड के बफर सिस्टम को या आपके ब्लड के पीएच लेवल को मेंटेन करने का काम किसका होगा यहां पर, इन इलेक्ट्रोलाइट्स का होगा। तो यहां पर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स का जो रोल होगा वो क्या होगा, दैट दे हेल्प इन दी पीएच बफरिंग। सो अब देखो, प्लाज्मा में हमने प्रोटीन्स के बारे में बात कर ली, प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या होते हैं वो भी डिस्कस कर लिए। दूसरी चीज हम लोगों ने ये भी बात करी कि जो वाटर प्रेजेंट है, अब हमने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है यहाँ पे, जो भी चीज है प्लाज्मा में उसका हर एक का रोल है यहाँ पे, जितना भी हमने डिस्कस करा है। अब देखो यहां पर अगर मैं इस प्लाज्मा में से क्लॉटिंग प्रोटीन्स निकाल दूं पूरी तरह, मैंने क्या करा, यहां पे अगर मैंने प्लाज्मा में से सारे के सारे क्लॉटिंग प्रोटीन्स को रिमूव कर दिया, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन्स, तो मेरे पास क्या आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं यहां पे, सीरम का नाम देते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट आपके पास, क्या होगा, प्लाज्मा में से आप सारे क्लॉटिंग प्रोटीन्स निकाल के फेंक दो, आपके पास जो बचेगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सीरम होगा यहाँ पे, जो आपको याद रखना है यहाँ पे। तो ये था आपके पास प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन्स इज इक्वल टू सीरम। अब एक और चीज है जो आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है कि ये जो प्लाज्मा होता है इसका कलर क्या होता है, इट इज येलोइश कलर। प्लाज्मा का जो कलर होगा वो क्या होगा आपके पास, इट इज येलोइश कलर, येलोइश पेल येलो कलर हम बोल सकते हैं इसे, इस मैनर में होता है। तो यहां पर हमने ब्लड के, जैसे कि आपके पास है दो पार्ट से बना होता है प्लाज्मा और सेलुलर एलिमेंट्स, यहां पर हमने पूरी प्लाज्मा कॉम्पोजिशन के बारे में डिस्कस कर लिया, प्लाज्मा में जो भी चीजें प्रेजेंट है वो भी डिस्कस करी, उनका रोल भी डिस्कस करा है हमने। अब हम ब्लड के सेकेंड पार्ट पर मूव करते हैं जिससे ब्लड बना होता है, दैट इज द सेलुलर एलिमेंट्स, और वो कौन से हैं आपके पास, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। सो लेट्स मूव ऑन। देखिए यही बात कर रहे थे हम, ब्लड सेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और ब्लड सेल्स आपके पास यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, जो मैंने अभी बताए भी थे आपको, व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि हैं आपके पास यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स, ये थे आपके पास रेड ब्लड सेल्स जो कि आपके पास कौन से हैं यहाँ पे, एरिथ्रोसाइट्स। फिर ये आपके पास प्लेटलेट्स हैं जो कि आपके पास यहाँ पे कौन से हैं, इनको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में थ्रोम्बोसाइट्स। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे आपके पास रेड ब्लड सेल्स के बारे में तो और थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में एक डायरेक्ट फंक्शनिंग है जो आपको यहीं से याद रखनी है। एरिथ्रोसाइट्स जो आपके पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो आपकी बॉडी में एक सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं, दैट दे हेल्प्स इन दी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। आपको पता है आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो ऐसे ही नहीं आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा, इन आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, उस हीमोग्लोबिन की मदद से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन घूम रहा है। तो आरबीसीज का काम क्या होता है, दे हेल्प इन दी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। और जो आपके पास प्लेटलेट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, अभी तो हमने बात करी थी वहां पे जब मैंने अभी आपको फिब्रिनोजेंस के बारे में बताया था। तो ये जो आपके पास जो प्लेटलेट्स होंगे इनका काम क्या होगा, दे हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। जब आपके चोट लगती है ना, खून रोकने के लिए जो मेन सेल्स आपके पास रोल प्ले करेंगे दैट विल बी दी थ्रोम्बोसाइट्स। सो दे हेल्प इन दी कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। इनका रोल किस में होगा, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड में होगा। अब अगला देखो यहां पर आपके पास जो नेक्स्ट आप देख सकते हो कौन से हैं आपके पास, व्हाइट ब्लड सेल्स।
व्हाइट ब्लड सेल्स जो होंगे आपकी बॉडी में, सबसे जो ज्यादा रोल होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का होगा, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी गेन होती है, इम्यूनिटी लॉस होती है, वो सारी की सारी चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो कौन कौन से व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इन सब के बारे में बात करते हैं हम लोग। चलिए फिर अब हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपके पास हम लोगों ने डिस्कस करा था ब्लड के बारे में। ब्लड में हमने प्लाज्मा के बारे में बात कर ली, जो कि 55% कॉम्पोजिशन में था। इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, ये सारे हमने डिस्कस करे। एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजेंस, ये सब हमने डिस्कस करा। हम लोग अभी किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? दैट इज ऑन दी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि आपके पास कौन से हैं यहाँ पर? ये हैं आपके पास सेलुलर एलिमेंट्स हैं। और सेलुलर एलिमेंट्स में आपके पास प्लेटलेट्स की कितनी कंसेंट्रेशन होती है आपकी बॉडी के अंदर? 4.8% होते हैं। रेड ब्लड सेल्स आपके पास कितने होते हैं आपकी बॉडी के अंदर? 95.1% हो। व्हाइट ब्लड सेल्स कितने होंगे? 0.1% होते हैं। तो देखो, मेन जो हम लोगों ने बात करनी है यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स की, आपके फर्दर कॉम्पोजिशन होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स आपके पास कितने होते हैं? न्यूट्रोफिल्स कितने हैं? 54 to 62%। इओसिनोफिल्स की कॉम्पोजिशन 1 to 3%। बेसोफिल्स दैट इज लेस देन 1%। मोनोसाइट्स की 3 to 9%। लिम्फोसाइट्स की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है 25 to 33%। अब एक चीज मैं तुम लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे, ये जो आपके पास अलग अलग टाइप के WBCs आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर हर एक WBC का अपना एक खुद का फंक्शन है, अपना खुद का फंक्शन है। अब देखो, यहां से आपके पास परसेंटेज से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, आपके पास यहाँ पे कौन सी चीज लाई करती है? देखो, जैसे आपके पास जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इसकी मात्रा क्या है एज कंपेयर टू दी ऑल दी टाइप ऑफ दी WBCs? यहां पर न्यूट्रोफिल्स की कंसेंट्रेशन आपको कितनी दे रखी है? ज्यादा। तो अमाउंट वाइज अगर मैं बोलूं, अमाउंट वाइज जो WBCs हैं वो कौन से सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट है? दैट इज दी न्यूट्रोफिल्स। वो है आपके पास यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स अमाउंट वाइज सबसे ज्यादा है। और जो आपके पास इनमें से जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट WBC होता है वो कौन सा होता है? दैट इज दी मोनोसाइट्स। और लार्जेस्ट वाला WBC आपके पास कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? मोनोसाइट्स। लार्जेस्ट WBC जो है वो कौन सा है आपके पास? यहाँ पे मोनोसाइट है। ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। आने वाले कुछ और लेक्चर्स में आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगी कि यहाँ पे जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी आने वाले और लेक्चर्स में। तो अभी के लिए हम लोगों ने जो जो डिस्कस करा है वो आपको याद होना चाहिए, जो आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे बनते हैं। एक तो आपके पास क्वांटिटी के हिसाब से, दूसरा आपके पास यहाँ पे लार्जर कौन से होते हैं। ठीक है, सो अब देखो, जो आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये आपके पास होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब समझना है यहाँ पे, जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में, मतलब जैसे आपके पास ऐसे WBCs, ध्यान से सुनना इसे, ऐसे WBCs जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे दाने नजर आ रहे हैं, वो क्या है? ग्रैन्यूल्स। ऐसे WBCs जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो WBCs कौन से होते हैं? ग्रैनुलोसाइट्स। और इस ग्रैनुलोसाइट्स में आपके पास कौन से इंक्लूड हैं? पहले आते हैं मोनोसाइट्स, दूसरे कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर आपके पास दो मेजर लाई करते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और मोनोसाइट्स तो मैंने अभी आपको बताया, ये तो सबसे बड़ा WBC होता है यहाँ पे। तो जो आपके पास यहाँ पर मोनोसाइट्स होंगे, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे बड़ा होगा। यहाँ नजर आपको आएगा राउंड लोब शेप न्यूक्लियस नजर आएगा। लिम्फोसाइट्स अगर आप देखोगे, न्यूक्लियस को नियरली ये फिल कर रहा है, न्यूक्लियस यहाँ पर सेल के अंदर ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। ये किस केस में? लिम्फोसाइट्स के न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। तो बात क्या हुई है, देखो, ये WBCs है,
WBCs, ऐसे WBCs जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स हैं, वो कौन से हैं आपके पास? ग्रैनुलोसाइट्स हैं। और वो ग्रैनुलोसाइट्स के अंडर जो आपके पास दो मेजर WBCs आते हैं, वो कौन से आते हैं? मोनोसाइट्स एंड दी लिम्फोसाइट्स। अब देखो, दूसरे WBCs ऐसे होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते, वो WBCs कौन से हैं आपके पास? ए ग्रैनुलोसाइट्स वाले हैं। और ए ग्रैनुलोसाइट्स में आपके पास कौन से लाई करते हैं क्वांटिटी वाइज? एक तो न्यूट्रोफिल्स, दूसरे कौन से होंगे? बेसोफिल्स, थर्ड आ जाएंगे आपके पास यहाँ पे इओसिनोफिल्स जो होंगे यहाँ पे। अब देखिए, अगली चीज जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अब ग्रे ग्रैनुलोसाइट है, नाम से पता लग रहा है, ए मतलब एब्सेंट, क्या? ग्रैन्यूल्स। कहां पे? WBCs के साइटोप्लाज्म में नहीं है। तो वो आपके पास क्वांटिटी वाइज जो होता है, न्यूट्रोफिल्स होंगे। न्यूट्रोफिल्स कहां से कैसे बना होता है? कम से कम इनका न्यूक्लियस 2 से 5 लोब तक का होगा। और बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस होगा वो आपके पास कैसा होगा? यहाँ पर इट विल बी ऑफ दी बाइलोब शेप, आपके बारे में डिस्कस करा हमने। तो ये तो हमने बात करी यहाँ पे ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स के बेसिस पे हमने अलग अलग टाइप के WBCs को डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे जितना भी हमने टॉपिक डिस्कस करा है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होंगी ये सारी चीजें। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग? क्लॉटिंग में किसका रोल होता है सबसे ज्यादा? मैंने अभी आपको बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग में देखो, न्यूट्रोफिल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, ये दोनों क्या है आपके पास? ये तो WBCs हैं। और WBCs का तो कहाँ रोल होता है? इम्यूनिटी में। तो इसका तो कोई ये आंसर बनता ही नहीं है इस क्वेश्चन का। एरिथ्रोसाइट्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में। तो इसका भी ये आंसर नहीं बनता है। रहे कौन सा गया आपके पास? थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि क्या है? प्लेटलेट्स हैं। दे ऑलवेज हेल्प्स इन दी क्लॉटिंग ऑफ दी ब्लड, जो हमने डिस्कस किए यहाँ पे। गॉट इट? अब इसी के साथ आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाता है यहाँ पे? सीरम डिफर्स फ्रॉम दी ब्लड। सीरम में ऐसी कौन सी चीज होती नहीं है और जो कि आपके पास ब्लड में होती है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्लाज्मा में से अगर मैंने क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाता है? यहाँ पे सीरम आ जाता है। यही बोला था। तो इसका मतलब क्या होता है? ब्लड के अंदर तो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन सीरम के अंदर आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो मेजर डिफरेंस आपके पास कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? क्लॉटिंग फैक्टर्स का आ जाएगा, क्योंकि एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स तो आपके पास प्रोटीन्स हैं, इनका तो कोई था ही नहीं रोल यहाँ पे। एंटीबॉडीज जो कि आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स थे, उनका भी नहीं था। मेन था आपके पास प्लाज्मा में से निकाल दो आप क्लॉटिंग फैक्टर्स, बन गया सीरम। तो ऑप्शन डायरेक्ट बना आपके पास कौन सा? क्लॉटिंग फैक्टर्स का। सो देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पर दे रखा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास पूछी गई है कि कौन सी है यहाँ पे? सीरम के अंदर ब्लड भी होता है, फिब्रिनोजन भी होता है, ये बोला जा रहा है। अब प्लाज्मा इज अ ब्लड विदाउट द लिम्फोसाइट्स। प्लाज्मा क्या है? एक तरह का ब्लड है जिसमें लिम्फोसाइट्स नहीं होते हैं। अगली चीज बोली गई है, ब्लड कंप्राइजेस द प्लाज्मा। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, करेक्ट? ब्लड के अंदर होता है ना प्लाज्मा। RBCs भी होते हैं, WBCs भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है। लिम्फ क्या होता है? प्लाज्मा विद दी, अब सुनो मेरी बात, लिम्फ, यहीं से एक चीज और आपको कंसेप्ट क्लियर कर देती हूं। जो आपके पास लिम्फ और ब्लड होता है, इसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है? ब्लड के अंदर RBCs होते हैं, ठीक है, WBCs भी होते हैं, लेकिन जो लिम्फ होता है उसके अंदर आपके पास यहाँ पे WBCs होते हैं, RBCs कभी नहीं होते। तो आपके पास ये स्टेटमेंट क्या दे रखी है? इट इज टोटली रॉन्ग, ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिर वो बोल रहा था एक स्टेटमेंट में, प्लाज्मा इज अ ब्लड। क्या प्लाज्मा ब्लड है? गलत, सीधा, प्लाज्मा ब्लड थोड़ी ना, बल्कि ब्लड की कॉम्पोजिशन में प्लाज्मा लाया करता है। अगला देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट और है,
सीरम कंटेन्स दी ब्लड, क्या सीरम में ब्लड और फिब्रिनोजन दोनों होते हैं? अरे फिब्रिनोजन तो आपके पास एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर तो होता ही नहीं है सीरम के अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी होगी गलत। तो ऑप्शन कौन सा बन गया आपके पास? सी ऑप्शन इज करेक्ट यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके पास स्क्रीन पे दे रखा है, दिस प्लाज्मा प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड कोगुलेशन। कौन सा ऐसा प्रोटीन होता है जो यहाँ पे ब्लड कोगुलेशन में अपना रोल प्ले करता है? देखो बात बताती है, लास्ट ऑप्शन से देखते हैं, दो आप लोगों को पता भी लग गया होगा डायरेक्ट आंसर, हम लोगों ने डिस्कस किया था। एल्ब्यूमिन ऐसा प्रोटीन होता है जिसका कहाँ पे रोल होगा आपके पास? ऑस्मोटिक बैलेंस और डिफेंस मैकेनिज्म में। ग्लोबुलिन, ये दोनों हमने डिस्कस करे। सीरम अमाइलेज, अमाइलेज वाले एंजाइम के बारे में कुछ नहीं था, हमने डिस्कस किया। तो रह गया आपके पास फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन ऐसा होता है प्रोटीन जिसका किस में रोल होता है? ब्लड कोगुलेशन में। दैट इज, तो इसका डायरेक्ट कहां से बनेगा? ए ऑप्शन बन जाएगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप लोगों को लेकर आऊंगी मैं नया लेक्चर आप लोगों के साथ इसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग। जैसे कि हमने बात करी है डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल दीज ऑप्शंस, आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है हमने। तो इसके रिगार्डिंग में आप लोगों के पास नेक्स्ट लेक्चर में आरबीसीज का टॉपिक लेकर आऊंगी और डब्ल्यूबीसीज का टॉपिक लेकर आऊंगी, जिससे आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये आप लोगों के लिए भी एक ट्विस्ट है और इस ट्विस्ट को मैं सॉल्व करूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच टिल दैट। एंड हमारी जो एडमिशंस हैं वो शुरू हो चुकी हैं, तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए और साथ ही साथ इस अपॉर्चुनिटी को खोइए मत। बहुत एसेंशियल अपॉर्चुनिटी आई है आप लोगों के पास और ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ही रेयर मिलती है। टिल देन थैंक यू सो मच।